हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग लूसेंट पॉलिटी के एमसीक्यू देख रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोग पार्ट 5 पे आ गए हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने राष्ट्रपति को स्टार्ट किया है और राष्ट्रपति का एक पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है। आज हम लोग राष्ट्रपति का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति जी के जो अधिकार और कर्तव्य हैं ये देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। आप इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरा वीडियो देखें और अंत में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उसके लिए हमें कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट हमने देख लिया था और उसमें हमने लगभग 19 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, तो बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए। हम लोग सेकंड पार्ट, ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट, तो आज हमें यहीं से देखना है। तो चलिए लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। ठीक है, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं जो उन्हें वोट करते हैं, ये आपको बताना है। हमारे पास विकल्प में है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, दूसरा कह रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, तीसरा कह रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य, और साथ में कह रहे हैं भारत की जनता। तो आप सबको पता होगा कि भारत की जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, यद्यपि ये बात मतलब ठीक है, लेकिन अधूरा स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अलावा भी अन्य लोग शामिल होते हैं। तीसरा कह रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, ये बात भी सही है, लेकिन आप इसके अगला वाला विकल्प देखिए तो वो ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। एक पॉइंट याद रखना है कि निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। और साथ में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो इसका जो सा वाला है यानी कि सी विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा। असली जो बात है वो ये याद रखना है कि सारे मेंबर्स निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा हमारा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ भैया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, हमारे पास विकल्प कौन कौन से हैं, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर हालांकि दिख रहा है आपको, इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा कि राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और कब से होता है, तो जिस टाइम पे राष्ट्रपति जी अपना पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कब से माना जाएगा, तो जिस दिन वो अपना पद ग्रहण करेंगे, यानी कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का राष्ट्रपति जी का कार्यकाल होता है। और ये कहाँ पे डिफाइन किया गया, मतलब ये कहाँ बताया गया है, तो जो हमारा आर्टिकल 56 है ना, उसमें बताया गया है राष्ट्रपति जी का जो टाइम पीरियड है वो। और सपोज दैट कि राष्ट्रपति जी क्या ऐसा नहीं है कि मतलब उनका टाइम पीरियड ओवर हो गया उसके बावजूद भी अपने पद पर बने रहे, तो हाँ वो बने रहते हैं। अगर उनके उत्तराधिकारी अभी नहीं आए हैं, तो जब तक उनके उत्तराधिकारी नहीं आ जाते हैं तब तक भले ही उनका कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा हो जाए, लेकिन जब तक उनके उत्तराधिकारी नहीं आ जाते तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर कल को कोई पूछ ले कि राष्ट्रपति जी का 5 साल का कार्यकाल हुआ तो हर हाल में उनको छोड़ देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं। अगर अगले राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो नहीं हुआ है, कौन अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति जी जब तक अगले राष्ट्रपति नहीं आ जाएंगे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, भले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। और कहाँ पे बताया गया है, तो हमारा जो आर्टिकल 56 है उसमें बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कौन से आर्टिकल में है, साथ में किस विधि से जो है वो प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि इस प्रक्रिया को बोलते क्या है।
तो हमारे पास विकल्प क्या है, महाभियोग, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया ना तो अविश्वास प्रस्ताव होगा ना तो निंदा प्रस्ताव होगा, इसका जो सही उत्तर है वो आ वाला हो जाएगा, यानी कि महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी को अपने कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही अगर उनको उनके पद से हटाना है तो उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू हटाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसका वर्णन कहाँ है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में। ठीक है, तो जो हमारा अनुच्छेद 61 है उसमें बताया गया है महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसको मतलब कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की जो PDF है वो आपको मिल जाए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ किनके द्वारा दिलवाई जाती है। ठीक है, किसके समक्ष जो है राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं ये आपको बताना है। विकल्प क्या है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, और सपोज दैट कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो नहीं है तो कौन दिलवाएगा, तो उच्च मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय उपलब्ध होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाई जाएगी। तो बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये मतलब कि कहाँ पे बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति जी का शपथ वगैरह, तो ये अनुच्छेद जो हमारा 60 है यानी कि आर्टिकल जो 60 है उसमें राष्ट्रपति जी के शपथ की बात बताई गई। ठीक है, तो आर्टिकल 60 में शपथ है और आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, अभी हम लोग हालांकि एक सीक्वेंस में देखेंगे कि आर्टिकल 52 से जब राष्ट्रपति जी स्टार्ट हो रहे हैं तो आर्टिकल 52 में क्या है, 3 में क्या है, 54 में क्या है, इस क्रम से हम लोग इसको देखेंगे। पहले वीडियो कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में बताएंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि भारत के राष्ट्रपति जी अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है। ठीक है, विकल्प में आप देखिए, कह रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। तो इसका जो विकल्प मतलब कि ए वाला है वो सही हो जाएगा। हमने इसको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था कि अगर राष्ट्रपति जी किसी कारणवश अनुपस्थित हैं तो ऐसी दशा में भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। सपोज दैट उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो किनके द्वारा ये सारे काम देखे जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो, अगर किसी कारणवश वो भी उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ये सारे कामकाज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। और जिस टाइम पे जो भी कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होंगे उस समय उनकी जो पेमेंट वगैरह है, उनकी जो सुविधाएं हैं वो सब राष्ट्रपति जी की ही सुविधाएं उनको मिलेंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। ठीक है, हमारे पास विकल्प है अनुच्छेद 123, 124, 125 या फिर अनुच्छेद 126। तो इसका जो सही विकल्प है वो तो हो जाएगा हमारा ए वाला, यानी कि आर्टिकल 1, 2, 3। कितना इजी आर्टिकल है ना, अनुच्छेद 123। इसके इसी में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जी जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कब, ऐसा नहीं है कि जब उनका मन करे तब कर सकते, नहीं, यदि संसद जो है वो काम काज ना कर रही हो, यानी कि संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो अध्यादेश है इसका प्रभाव जैसे संसद के द्वारा बनाया गया अधिनियम होता है सेम टू सेम वही प्रभाव माना जाता है अध्यादेश जारी करके जो कानून बनाया जाता है उसका। ठीक है, और ये जो अध्यादेश है इसका प्रभाव कब तक रहता है,
तो अभी चूंकि अध्यादेश जारी किया गया है, क्यों मतलब कब जारी किया गया? जब संसद कामकाज नहीं कर रही है। तो जब संसद कामकाज करना स्टार्ट कर देगी उसके 6 सप्ताह तक ये बना रहेगा, और अगर संसद उसको आगे बढ़ाती है तो अच्छी बात है, आगे नहीं बढ़ाती तो 6 सप्ताह के बाद फिर ये अपने आप ही कानून समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यादेश की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को कहाँ मतलब मिली हुई है? अनुच्छेद 123 में। लेकिन एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो राष्ट्रपति जी है ना, वो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अध्यादेश जारी किया गया है तो आप मतलब कि राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे भी अध्यादेश जारी करके कानून बना देंगे, नहीं। जो केंद्र के विषय हैं, केंद्र सूची के जो विषय हैं, उसी पर ही राष्ट्रपति जी जो है कानून बनाएंगे अध्यादेश जारी करके। ठीक है, और मतलब कि जब ये सपोज दैट कि दोनों सदन सत्र में चल रहे हैं, मतलब कि राज्यसभा भी काम कर रही है, लोकसभा भी काम कर रही है, तब फिर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं जारी कर सकते। ठीक है, यदि दोनों ही सदन काम न कर रहे हो या दोनों में से कोई एक सदन काम न कर रहा हो, उसी दौरान राष्ट्रपति के द्वारा ये अध्यादेश जारी किया जाता है, अन्यथा फिर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, लगातार एक के बाद एक देख लेंगे। अभी क्वेश्चंस आते जाएंगे तो वैसे ही ज़्यादातर चीज़ें आपको कंफर्म होती जाएंगी कि कौन कौन सी इनकी मतलब की शक्तियां हैं। अभी हमने एक शक्ति देख ली, और वो कौन सी है? वो है हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा जो अध्यादेश जारी की जा सकती मतलब किया जाता है उसकी शक्ति। ठीक है, और इनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि नियुक्तियों के संबंधी अधिकार, यानी कि कई सारे पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। साथ में उनकी कुछ विधायी शक्तियां भी हैं, और संसद के जो सदस्य हैं उनके मनोनयन करने का भी अधिकार, कुछ सैनिक शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां और क्षमादान की शक्तियां। इस तरह आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जी के पास कई प्रकार की शक्तियां हैं, जिसमें हमने क्या देखा? हमने देखा विधायी शक्ति के दौरान एक शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो हमने वो देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं उनकी क्षमादान की क्या शक्तियां हैं, और यही अगला क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। ठीक, तो अनुच्छेद 123 में हमने देखा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब आपको बताना है कि जो हमारा क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति जी को कहाँ प्राप्त है। विकल्प आप देख लीजिए, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 75। तो इसका जो सही विकल्प है वो तो ए वाला हो जाएगा कि आर्टिकल जो 72 है उसमें आप देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और ये जो क्षमादान की शक्ति है इसमें आप देखें कि मतलब कितने प्रकार से क्षमादान दिया जाता है, ये जानना चाहिए हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है, शब्दावली इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली। तो राष्ट्रपति जी को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, 5 प्रकार की, और वो 5 प्रकार कौन से हैं ये यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। एक सेकेंड, 5 प्रकार की जो उनकी क्षमादान की शक्ति है उन्हें हम लोग अब देखने वाले हैं, ताकि थोड़ा स्पष्ट दिखे ना, से क्या कूड़ा करकट जैसे। चलिए, सबसे पहले आप देखिए कि क्षमा। ठीक है, क्षमा, सपोज दैट किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया गया और उसने राष्ट्रपति जी के पास मतलब याचिका डाली, और राष्ट्रपति जी को लगा कि ठीक है ये जो दंड इनको मिला हुआ है ये मतलब क्षमा कर देना चाहिए, और राष्ट्रपति जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। तो राष्ट्रपति जी को किसी भी अपराधी व्यक्ति को, सॉरी अपराधी व्यक्ति नहीं होता, किसी भी अपराध को क्षमा करने की शक्ति होती है। और अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए क्षमा कर दिया गया तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति ने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था। ठीक है, मतलब एकदम वो दूध का धुला मतलब समझ लीजिए कि उसकी जो छवि है वो ऐसी है कि जैसे वो दूध का धुला हुआ है, गंगा जी में नहाया हुआ है, उसने कोई अपराध नहीं किया। ठीक, तो पहली तो ये शक्ति है कि राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए क्षमा कर सकते हैं। ठीक, दूसरी उनकी क्या शक्ति है? तो दूसरी शक्ति है लघुकरण करने की। ठीक है, लघुकरण की शक्ति है। और लघुकरण में क्या होता है? तो भारत के राष्ट्रपति किसी भी कठोर जो है दंड को मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट दंड में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट किसी एक व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हुआ था, तो राष्ट्रपति जी के पास उसने याचिका डाली और राष्ट्रपति जी को लगा चलो ठीक है इसका जो है लघुकरण करना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? उसके मृत्यु दंड को कठोर कारावास में, आजीवन कारावास में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी दूसरी क्षमादान की शक्ति है। तीसरी जो शक्ति है वो कौन सी है? तीसरी है परिहार। ठीक है,
जो राष्ट्रपति जी हैं वो उनकी तीसरी जो क्षमादान की शक्ति है उसको कहते हैं परिहार। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है राष्ट्रपति जी किसी व्यक्ति को जो दंड मिला है उसकी अवधि को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट किसी एक व्यक्ति को 10 साल की जो है कठोर कारावास की सजा मिली थी, तो परिहार के थ्रू राष्ट्रपति जी उसको मतलब कि चेंज करके 2 साल या 3 साल की सजा में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा परिहार। चौथा है, तीसरा तो हमने देख लिया परिहार, चौथा है विराम। ठीक है, चौथा क्या है, विराम। मुझे लगता है देखिए मैंने तो एरो ही ज्यादा खींचा है क्या। तो हमारा जो चौथा है वो है विराम। ठीक है, और विराम में क्या होता है, तो राष्ट्रपति जी ना किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम कर देते हैं। जैसे सपोज दैट कोई महिला है और उन्हें मृत्युदंड मिला हुआ था, तो और वो सपोज दैट कि अब मुझे नहीं पता लोग कैसे जेल में फिर प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में जो दिया जाता है यही दिया जाता है, और यहाँ भी यही दिया हुआ है, लूसेंट में भी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो हमारा लक्ष्मीकांत है उसमें भी यही वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई अगर गर्भवती स्त्री है तो उनकी सजा को कम कर देना, तो विराम में ये वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक, और अगला जो हमारा पांचवा है वो क्या है, वो है हमारा प्रविलंबन। ठीक, प्रविलंबन। और ये जो प्रविलंबन है इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि कल आपको फांसी होनी है तब कल नहीं होगी, आगे कुछ दिन बाद होगी। हालांकि फांसी को लेकर के जो है मतलब कि ठीक नहीं होता, फांसी को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करवाया जाता है, तो ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप जानिए कि जो प्रविलंबन होता है उसमें किसी भी व्यक्ति को मतलब कि अगर सपोज दैट मृत्युदंड मिला है तो उसको मतलब रोक दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आपको मतलब अब मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, अभी आप कुछ दिन और मजे कर लो, फिर आपको जो है लटकाया जाएगा। तो इस तरह से चीजें समझिए कि प्रविलंबन में दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। हमने देखा कौन कौन सी हैं, एक तो वो क्षमा कर सकते हैं एकदम से, लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, विराम और प्रविलंबन। तो ये 5 उनकी क्षमादान की शक्तियां हैं। ठीक है, सेम ऐसी ही शक्तियां आप देखेंगे कि राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन उन्हें मृत्युदंड को टालने यानी कि जो मृत्युदंड है ना उसको मतलब समाप्त करने की मतलब शक्ति नहीं है, जबकि राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एक पॉइंट है। और साथ में सेना के द्वारा अगर किसी को मतलब कि सजा दी गई हो तो उसको राष्ट्रपति जी देख सकते हैं, जबकि जो मतलब कि राज्यपाल है उनके पास ये पावर नहीं होती। हालांकि जब हम लोग राज्यपाल वाला देख लेंगे तो उसके साथ तुलना करेंगे तो ठीक रहेगा, अभी बताना कुछ खास समझ नहीं आ रहा। तो आप देखिए कि 5 प्रकार की जो उनकी क्षमादान की शक्ति है वो हमने देख लिया, और इन 5 का नाम याद रखिएगा। क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। और इन सब में क्या क्या होता है ये भी याद रखिएगा। क्षमा में क्षमा कर देंगे, लघुकरण में जो है मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं, परिहार में सजा की जो अवधि है वो चेंज करेंगे, और विराम में विशेष परिस्थितियों में सजा को कम कर दिया जाता है, जबकि जो प्रविलंबन है इसमें दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये 5 इनकी शक्तियां हैं, इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और हमारे पास पड़े के जो जानवर हैं उनको पता चल गया है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अब वो सब क्या करना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी तक एकदम सन्नाटा छाया हुआ था पूरे मोहल्ले में। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि भारत की राष्ट्रपति को कौन सलाह और सहायता प्रदान करता है। विकल्प क्या है आपके पास, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, ए वाला एकदम सही हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करने का जो काम है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है। हमारे पास विकल्प है प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष, आनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही विकल्प हो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि हम लोग तो जाते नहीं हैं उनको वोट देने, इस वजह से ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, तो ये आर्टिकल 72 से ही बना हुआ है। अभी हमने आर्टिकल 72 के बारे में बता दिया तो कोई चांस ही नहीं है कि रॉन्ग हो। कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति है, बताइए। ये आपके लिए जो है क्या है, ये HW है, होमवर्क है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। यद्यप अभी 5 सेकंड पहले ही मैंने बताया है, तो आप मुझे इसका ना कमेंट करके केवल ये बता दीजिएगा कि कौन सा विकल्प सही है।
चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। ठीक है, हमारे पास विकल्प क्या है। पहले में कह रहे हैं कि जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा 6 महीने से अधिक समय तक विचाराधीन नहीं रखा जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और चौथा कह रहे हैं उपरोक्त सभी। तो अब चूंकि इसमें उपर्युक्त सभी है, इस वजह से ये मतलब कि इसका उत्तर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। वैसे अगर सबसे अच्छा कोई विकल्प लग रहा है तो वो सी वाला है कि जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो जाए। तो गतिरोध में ही ये सारे पॉइंट्स आ जा रहे हैं, इसी वजह से आप देखेंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए हम लोग अपना जो आर्टिकल 108 है इसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारा अनुच्छेद 108 है ना, वो बताता है कि अगर किसी भी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में मतलब कि गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया जा सकता है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और लेकिन याद रखना है साधारण विधेयक में ही संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाई जाएगी कि संविधान संशोधन करना है, चलो हम लोग जो है बैठ के क्या काम करते हैं, मतलब कि दोनों सदनों को बुला करके संविधान में संशोधन कर दें। तो ऐसा नहीं होगा। कोई साधारण विधेयक है और उसमें अगर गतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति जी को ये शक्ति है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यद्यपि राष्ट्रपति जी के द्वारा ये बैठक बुलाई जाती है, लेकिन आप बताओ कि अध्यक्षता किनके द्वारा की जाएगी। तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो आर्टिकल 108 क्या मतलब इसका मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को शक्ति है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लेकिन विधेयक साधारण होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक के लिए मतलब कि कभी भी संयुक्त तो अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो इस सदन की अध्यक्षता करते हैं। यानी कि ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 13। और ये आपसे क्या कह रहे हैं कि आप बताओ आर्टिकल 1, 2, 3 किससे संबंधित है। हमारे पास विकल्प क्या है, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, दूसरा कह रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो हम लोग उपराष्ट्रपति को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ये तो वैसे ही समझ आ गया होगा कि ये नहीं होगा। फिर कह रहे हैं भारत के संसद की विधायी शक्तियां या फिर भारत के प्रधानमंत्री की विधायी शक्तियां। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग राष्ट्रपति जी को पढ़ रहे हैं तो हम लोग राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियों की बात कर रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 123 राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियों से संबंधित है। और ये है क्या, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अभी हमने बताया था ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब जारी किया जाता है, जब दोनों ही सदन या फिर दोनों में से कोई एक सदन मतलब कि काम ना कर रहा हो, मतलब उसका स्थगन हुआ हो, उस टाइम पे अगर ऐसा लगता है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, उस समय राष्ट्रपति जी जो है वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। क्यों ना अब हम लोग राष्ट्रपति जी की जो विधायी शक्तियां हैं उसको देख ही लेते हैं कि राष्ट्रपति जी की क्या विधायी शक्तियां हैं, इस विधायी शक्ति के थ्रू इसके जो है अंतर्गत क्या क्या उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। अच्छा चलिए अध्यादेश वाला पूरा कंप्लीट करके तब बताएंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं दरअसल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं। हमारे पास विकल्प है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, बिल्कुल नहीं चल रहा है तो क्यों जारी करेंगे। फिर कह रहे हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, सही बात है, और प्रधानमंत्री सलाह दें, ये सब बेकार की बातें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि आप बताओ अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश की अवधि क्या होती है। तो हमारे पास विकल्प क्या है, 6 महीने, 1 वर्ष, अनिश्चित काल या फिर जब तक संसद दोबारा नहीं बैठती। तो इसका विकल्प जो है वो डी वाला हो जाएगा कि जब संसद बैठ जाएगी और उसके 6 सप्ताह तक ये जो है रहेगा। अगर संसद इसको आगे नहीं बढ़ाती तो 6 सप्ताह के बाद फिर ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जब तक संसद दोबारा ना बैठे तब तक के लिए इसकी जो है अवधि मानी जाती। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश को कौन निरस्त कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास विकल्प क्या है, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा कि संसद के द्वारा अध्यादेश को निरस्त किया जाता है।
ठीक है। तो अध्यादेश जारी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और इसको निरस्त करने का काम किनका है? तो संसद का। तो वी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि आप बताओ कि अनुच्छेद 123 के तहत जारी जो अध्यादेश है इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, आपको मतलब हमने अध्यादेश से लगभग सारे क्वेश्चन ही करवा दिए। पहला कह रहे हैं तत्काल और आवश्यक मामलों से निपटना, दूसरा कह रहे हैं कानून में संशोधन कह रहे हैं, तीसरे में कि नए कानून बनाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? मैंने उत्तर नहीं दिया है, लेकिन इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा भैया तत्काल और आवश्यक मामलों से निपटना भी होगा, नए कानून बनाना और कानून में संशोधन। डी वाला इसका एकदम सही बात है कि अनुच्छेद 123 के तहत जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसका उद्देश्य है कि तत्काल और आवश्यक मामले से निपटने के लिए किसी भी मामले पे कानून बनाना अनिवार्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ अब पहले हम लोग जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं उसको पूरा देख लेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति है। ठीक है, तो चलिए अब हम अच्छे से देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कौन सी हैं, और उसके बाद एक के बाद एक हम देखते चलेंगे। तो राष्ट्रपति के जो शक्तियां हैं उन्हें हम देखने वाले हैं, तो आंख कान नाक सब खोल लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जी की नियुक्ति संबंधी शक्तियां। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी जो है कई सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं, जिसको अभी हम तुरंत देखेंगे। दूसरी जो उनकी शक्ति है वो है विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्तियां। तीसरी जो उनकी शक्ति है, इसी विधायी शक्ति के तहत ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति आती है, तो इसको हम लोग इसी में देख चुके हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है इसको हमने देख ही लिया है। तीसरी है राष्ट्रपति जी की क्षमादान करने की शक्ति। ठीक है, तो क्षमादान करने की जो शक्ति है उसको हमने देख लिया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है उसको भी हमने देख लिया। और उनकी जो शक्तियां हैं वो कौन सी हैं? और उनकी शक्तियों में आपको राजनीतिक शक्तियां देखने को मिलेंगी, राजनीतिक शक्तियां। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति जी की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। और इसके अलावा आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जी के पास वीटो की शक्ति होती है। ठीक, वीटो पावर, तो ये जो वीटो की शक्ति है ये भी, तो राष्ट्रपति जी के पास ये सारी शक्तियां हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले कौन सी शक्ति देखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति जी की जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं वो, राष्ट्रपति के पास जो नियुक्ति से संबंधित शक्तियां हैं अब हम उन्हें देखेंगे। तो अब देखिए राष्ट्रपति जी जो है वो कई सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे। एक तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। साथ में प्रधानमंत्री जी की सलाह पर उनके जो मंत्री परिषद तथा अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, लेकिन मतलब जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सलाह पर की जाती है। ठीक, तो किसकी किसकी नियुक्ति कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो चीफ हो, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो तथा अदर जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो सीएजी हैं, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। साथ में जो महान्यायवादी हैं भारत के जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यों के मध्य संबंध जो मतलब कि आपस में जो है समन्वय बना रहे, उसके लिए जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती। साथ में जो हमारा संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। संघीय क्षेत्र के जो मुख्य आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। हम लोग जो आर्टिकल 280 में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग। ठीक है, तो इसके जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। और इसके अलावा किनकी? तो भाषा आयोग के जो सदस्य हैं, तो भाषा आयोग हम लोग अब चलेंगे, धीरे धीरे आता जाएगा एक के बाद एक, तो वहाँ देखेंगे भाषा आयोग क्या है और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, अल्पसंख्यक आयोग जो है, साथ में जो SC ST का जो आयोग बना हुआ है ना, आप देखेंगे कि वो संवैधानिक संस्था है, तो उसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और भारत के जो राजदूत तथा अन्य राजनयिक हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तथा इसके अलावा आप देखेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाला जो आयोग है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। तो आप देखिए कि कई सारे पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इनको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा।
या फिर स्पीड बढ़ा के सुन लीजिएगा, जो भी करिएगा देख लीजिएगा। तो ये तो हमने देखा उनकी पहली शक्ति नियुक्ति संबंधी, ठीक है। दूसरी जो है वो कौन सी शक्ति है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। और जो विधायी शक्ति है उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जी जो है वो संसद के अभिन्न अंग हैं। कैसे अभिन्न अंग हैं, कई बार बता चुके हैं कि जो संसद है वो बनती ही 3 लोगों से मिलकर के है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। तो आप देखिए कि जो राष्ट्रपति जी की विधायी शक्ति है, उस शक्ति के दौरान उनको या उस शक्ति के अंतर्गत उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि संसद का जो सत्र होता है उसको आहूत करना, सत्र अवसान करना तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार किनके पास है, तो राष्ट्रपति जी के पास, ठीक। तो संसद के सत्र को बुलाना है, उसको जो है सत्र अवसान करना है, या फिर लोकसभा को भंग करने संबंधी जो भी अधिकार है वो किनके पास है, राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। दूसरा उनका जो विधायी शक्ति है उसके अंतर्गत क्या है कि संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति जी के पास है। और ये कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है। तीसरा आप देखिए कि लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम सत्र का प्रारंभ होता है और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति जी के पास है, ठीक। चौथा आप देखेंगे कि संसद के द्वारा जो पारित विधेयक है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बकवास चल रही है, तो आप देखिए कि अगर संसद ने किसी भी कानून को बनाया, ठीक, सपोज दैट कोई कानून बन रहा है और वो लोकसभा से पास हो गया, ठीक है, लोकसभा से वो पारित हो गया, ठीक, आगे चल के वो राज्यसभा में गया, वहां से भी पारित हो गया, तो जब तक राष्ट्रपति जी उसको अपना जो है नहीं सहमति नहीं देंगे, जब तक राष्ट्रपति जी की सहमति नहीं होगी तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो मतलब मस्ट है कि राष्ट्रपति जी अपनी सहमति दें। तो इस वजह से जो है आप देखिए कि उनकी ये जो शक्ति है वो भी बड़ी काम की है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए और कौन सी उनकी विधायी शक्ति है, तो संसद के द्वारा पारित जो विधेयक है वो कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति जी उस पे अपनी सहमति दे देते हैं। और ये लिख दूं वरना काला काला कैसे गंदा गंदा दिख रहा है। आगे आप देखिए उनके पास और कौन सी शक्ति है। संसद में कुछ विधेयक हैं जिनको पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति जी की अनुमति लेनी पड़ती है, और वो विधेयक कौन से हैं, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पारित जो विधेयक हैं उन्हें देखिए, राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति से पारित कुछ विधेयक होते हैं, यानी कि अगर उस विधेयक को लाना है तो पहले राष्ट्रपति जी से पूछना पड़ेगा। और वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि सपोज दैट कोई नए राज्य का निर्माण करना है या फिर वर्तमान राज्य की जो सीमा है उसके क्षेत्र का जो नाम परिवर्तन संबंधी मामला है, अगर ऐसा कुछ संसद करना चाहती है तो पहले उनके लिए राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हैं ये मैंने आपको अनुच्छेद 3 पढ़ाया था, ठीक है आर्टिकल 3 पढ़ाया था, और उसमें बताया था कि संसद चाहे तो किसी 2 राज्य की सीमाओं को काट करके एक राज्य अलग से बना सकती है, या किसी क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करना है तो ऐसा कर सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो पहले राष्ट्रपति जी से ही सहमति लेनी पड़ती है, यानी कि अगर राष्ट्रपति जी की पूर्व सहमति ना हो तो फिर ये सारा जो काम है वो संसद के द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा इनके पास क्या है, आप देखिए कि धन विधेयक इसको भी लाने के लिए राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि आर्टिकल जो 110 है उसमें धन विधेयक की बात की गई है, और अगर धन विधेयक संसद लाना चाहती है तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर आप देखिए जो संचित निधि है उससे व्यय करने वाला अगर कोई विधेयक लाना है, अनुच्छेद 117 का जो क्लॉज 3 है उसमें बताया गया है कि अगर संचित निधि से कुछ व्यय करने वाला विधेयक लाना है तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे कराधान जिसमें राज्य हित जुड़े हुए हों उस पर अगर कोई विधेयक लाना है तब भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो हमारा आर्टिकल 304 है, आर्टिकल 304, जिसमें आप देखेंगे कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर जो निर्बंधन लगाने वाला विधेयक होता है, अगर उसको भी लाना है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति है क्या है कि जब तक राष्ट्रपति जी पहले अगर आपको इस तरह का कोई भी विधेयक लाना है जो इसमें शामिल है तो उसके लिए पहले आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति जी अपनी अनुमति दे देते हैं, हालांकि देना ही पड़ता है, उनके पास इतना कोई शक्ति है नहीं सच में वो सब नाम मात्र की ही शक्तियां हैं,
जो भी जो है मंत्रिपरिषद कहता है वो राष्ट्रपति जी को करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी सिंबॉलिक तौर पर ही सही, लेकिन अनुमति चाहिए होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। तो हमने राष्ट्रपति जी की नियुक्ति संबंधी अधिकार देख लिए, विधायी शक्तियां देख ली। विधायी शक्तियां में ही हमने एक शक्ति और देखी थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या देखेंगे कि एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे इसी लूसेंट में, आर्टिकल 113 का क्लॉज 3, आर्टिकल 113 का क्लॉज 3, और इसमें बताया गया है कि किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगर कोई किसी भी तरह के अनुदान की मांग करनी है तो राष्ट्रपति जी की सिफारिश ही मतलब उसमें ऐसा कारक बनती है जो इसको करने के लिए ठीक है, बाकी तो फिर किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। इसके अलावा आप देखिए संसद जो सदस्य हैं उनके मनोनयन का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। जैसे राष्ट्रपति जी को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति हैं उनका अगर प्रतिनिधित्व नहीं हो तो उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त थी। ठीक है ऐसा था, अभी ऐसा नहीं है। और ये जो है कहाँ पे था, तो अनुच्छेद 331 के तहत था। लेकिन आगे चल करके एक संविधान संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन। इसके तहत आप देखेंगे कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को नियुक्त करने का या उनको जो है मनोनीत करने का जो अधिकार था, अब वो समाप्त हो चुका है। अब वो उनको वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। लेकिन एक पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए, और वो क्या है, वो है कि राष्ट्रपति जी जो है ना वो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। और किस आधार पे करते हैं? तो ऐसे जो 12 व्यक्ति हैं जो मतलब कि यहाँ पे मनोनीत किए जा रहे हैं, उनका संबंध या तो कला से हो, या साहित्य से हो, या पत्रकारिता से हो, या विज्ञान या फिर सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव से हो। ठीक है, तो जो हमारा अनुच्छेद 80 है ना, अनुच्छेद 80 का क्लॉज 3 जो है, अनुच्छेद 80 का क्लॉज 3 वो बताता है कि राष्ट्रपति जी के पास ऐसी शक्ति है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और वो 12 जो सदस्य हैं जिनको मनोनीत किया जा रहा है राष्ट्रपति जी के द्वारा, उनको या तो कला में उनका जो है अच्छा वर्चस्व हो, कला में उन्होंने कुछ बेहतर प्रदर्शन किया हो, या साहित्य में किया हो, या फिर पत्रकारिता में या विज्ञान संबंधित कोई मतलब कि ऐसा काम किया हो, या फिर सामाजिक सेवा में। और सामाजिक सेवा में तो आप जानते हैं कि हर प्रकार की सेवा आ जाती है। तो अगर राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद को किसी चेहरे पे है कि ये वाला चेहरा अच्छा लग रहा है, इसको राज्यसभा में ले आना है, तो फिर भैया समाज सेवा के नाम पे किसी को भी उठा के ला के रख देंगे, आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 80 के क्लॉज 3 के तहत मिलती है। और किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है। पहले आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 लोगों को भी मनोनीत करने की शक्ति थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद से ये जो पावर है वो समाप्त हो गई है। तो आंग्ल भारतीय समुदायों की जो जो उनका वहां पे रिप्रेजेंटेशन था, उसके लिए जो मनोनयन किया जाता था वो समाप्त हो चुका है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति जी की जो सैनिक संबंधी शक्ति है। ठीक है, हम लोग बड़ा बताते हैं कि राष्ट्रपति जी के पास सैनिक शक्ति है, कुछ नहीं है भैया राष्ट्रपति जी के पास। तो राष्ट्रपति के पास जो सैनिक शक्ति है उन्हें देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च बलों के जो है कि जो बल सैन्य बल हैं उनकी सर्वोच्च जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी के ही पास होती है। लेकिन इसका प्रयोग वो विधि द्वारा ही कर सकते हैं, अपने मन मर्जी से नहीं कर सकते। तो अगर कोई पूछे कि भैया सर्वोच्च कमांडर कौन है हमारी सेनाओं के, तो राष्ट्रपति जी ही सर्वोच्च कमांडर होते हैं हमारी सेनाओं के। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये उनकी सैनिक शक्ति के अंतर्गत आती है। अब हम देख लेते हैं एक और उनकी शक्ति है, और वो है राजनीतिक शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास राजनीतिक शक्ति है। और इसमें आप देखेंगे कि जो भी काम किए जाते हैं किसी अन्य देश के साथ, सपोज दैट हमने किसी भी प्रकार का कोई समझौता करना है, अब पाकिस्तान के साथ कौन समझौता करता है, सपोज दैट रूस के साथ हमें किसी भी मिसाइल वगैरह को लेकर के कोई समझौता करना है, तो वो जो समझौता कि समझौता है ना, भले ही उसको प्रधानमंत्री जी करने जाएं या फिर जो है सुब्रमण्यम जी जाए कोई भी, लेकिन वो समझौता किया किसके नाम पे जाएगा? तो राष्ट्रपति जी के नाम पे ही किया जाएगा। ठीक है, तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता करना हो, कोई संधि करनी हो, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। ठीक, और राष्ट्रपति जी जो है वो विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, और भारत में विदेशों के राजदूतों
उसकी नियुक्ति का अनुमोदन भी करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो ये तो उनकी हो गई राजनैतिक शक्तियाँ। और एक शक्ति है क्षमादान की शक्ति, जो कि हमने देख ही लिया कि उनको 5 प्रकार की क्षमा करने की शक्ति है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना है क्षमादान में, जो क्षमादान शक्ति है उसमें आप देखिए कि एक पॉइंट दिया हुआ है लूसेंट में, और वो क्या है कि जब क्षमादान की पूर्व याचिका अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा रद्द कर दी जाती है तो दूसरी याचिका फिर दायर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक और उनकी शक्ति है, और वो क्या है, वो है आपातकालीन शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति जी की आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति की आपातकालीन शक्ति, और इसको हम आगे देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो अब हम लोग आपातकालीन जो शक्तियां, वैसे अभी देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन एक सेकंड में हो जाए। तो हम देख लेते हैं राष्ट्रपति जी की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो आपातकाल की बात है ये है कहाँ पे, तो हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 18 है, 22 भाग हैं टोटल जो हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। तो आप देखिए कि जो हमारा भाग 18 है जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक की बात की गई है, और इसी में आपातकालीन शक्ति की बात है। ठीक है, तो आप देखिए कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति जी जो है वो 3 प्रकार से आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो सुन रहे हैं ना, किसके परामर्श से? मंत्री परिषद के परामर्श से, अपने मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जब मंत्री परिषद कहेगी भैया तभी वो करेंगे, और आपात 3 प्रकार का आपात वो लागू कर सकते हैं, और वो 3 प्रकार के आपात कौन से हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो है युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। और इस पे आधार क्या है? अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसका आधार है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, पहले इसमें लिखा हुआ था आंतरिक अशांति, अब आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है, क्योंकि आंतरिक अशांति जो शब्द है उसमें कुछ भी चीज डाल करके आपातकाल लगाया जा सकता था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आपातकाल लगा हुआ था, तो उसी की वजह से आगे चल करके संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको हटा करके यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया। ठीक है, तो मतलब कि ये जो सशस्त्र विद्रोह युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। ठीक, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आर्टिकल 356। ठीक, अनुच्छेद 356, और इसके तहत क्या लगता है? तो भैया इसके तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। और ये राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? जाहिर सी बात है कि राज्यों में लगेगा। ठीक है, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। और अगर जब राष्ट्रपति शासन लग जाए तो फिर क्या होता है? तो फिर राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो मतलब कि केंद्र को मिल जाती है। ये पॉइंट्स याद रखना है। और कौन बताता है कि भैया आओ हमको जरूरत है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही, तो ये राज्यपाल जी का काम है। राज्यपाल जी कहते हैं कि आइए हमारे इस राज्य में मतलब कि संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया है और आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करें। और वैसे भी राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, तो वो केंद्र के ही प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो इस वजह से जब कहीं भी मतलब लगता है ना आप ये क्या बोलते हैं इसको राष्ट्रपति शासन, तो लोग बहुत उंगली उठाते हैं कि जबरदस्ती हमारे साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। और ये वहीं लगता है जहाँ पे केंद्र की गवर्नमेंट, जहाँ जो मतलब केंद्र की जो गवर्नमेंट है वहाँ सपोज दैट बीजेपी केंद्र में है और कोई अन्य स्टेट जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ना हो, तो वहीं पे लगता है। सामान्य परिस्थितियों में आप देखेंगे कि ऐसी ही जगहों पे लगता है जहाँ पे केंद्र और राज्यों में सेम गवर्नमेंट ना हो। अगला देखिए, अगला जो है वो है हमारा अनुच्छेद 360 और उसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो ये जो वित्तीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जा सकता है मंत्रिपरिषद के परामर्श से। ठीक है, और इसकी न्यूनतम जो अवधि होती है वो 2 माह होती है। और सबसे जो रोचक बात है वो ये है कि आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और राम जी करे कि आगे भी ना लगे। ठीक है, तो ये 3 जो है आपातकाल की शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। चलिए अब एक और पॉइंट है और वो क्या है, वैसे मैंने क्वेश्चन ही लिया है। एक शक्ति और बची हुई है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है, ठीक है, जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देकर के सलाह देता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी अधिकारिता प्रदान करता है, ठीक है। कुल मिला के ये है कि किसी सार्वजनिक मुद्दे पर राष्ट्रपति जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे सलाह मांग सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। आपको यही बताना है कि ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है। विकल्प में देखिए, अपीलीय अधिकारिता बिल्कुल नहीं, सलाहकारी, मूल अधिकारिता या रिट अधिकारिता। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा बी वाला कि ये सलाहकारी अधिकारिता है, ठीक है। तो बी वाला एकदम सही हो जाएगा। तो आप देखिए कि राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकते हैं। और याद रखना है कि ना तो ये परामर्श देने के लिए न्यायालय बाध्य है और ना ही न्यायालय ने अगर कोई परामर्श दे दिया है तो उसको मानने के लिए मतलब राष्ट्रपति बाध्य है, ठीक है। तो मतलब ये केवल और केवल सलाहकारी अधिकारिता है, ना तो राष्ट्रपति बाध्य है और ना ही जो है सुप्रीम कोर्ट मतलब कि न्यायालय बाध्य है, कोई भी बाध्य नहीं है इसमें। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। तो ये एक और अधिकार मतलब कि ये एक और शक्ति है उनके पास, और वो कौन सी है, तो सलाहकारी शक्ति। और किन से सलाह मांग सकते हैं, तो न्यायालय से मांग सकते हैं। तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ भैया अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं। तो बताया ही था कि राष्ट्रपति आपात की जो घोषणा करेंगे वो राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जी के पास जो वीटो शक्ति है वो, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी के पास वीटो की जो शक्ति है, अब हम लोग उसको देखने चल रहे हैं। वीटो शक्ति, वीटो शक्ति कैसे लिखा रहा है, वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति जी के पास जो वीटो शक्ति है, अब हम लोग उसको देखने चल रहे हैं। तो संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति जी उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं, ये हमने आपको बताया ही है। अब आप देखिए कि जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, वही है उनकी वीटो शक्ति, ठीक है। यानी कि सपोज दैट राज्यसभा से भी कोई विधेयक है जो राज्यसभा से भी पारित हो गया, लोकसभा से भी पारित हो गया, राष्ट्रपति जी के पास उनके हस्ताक्षर के लिए गया हुआ है। तो राष्ट्रपति जी के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, वो उस विधेयक के साथ क्या क्या कर सकते हैं, यही है उनकी वीटो पावर। तो हम देखेंगे कि उनके पास 3 प्रकार के वीटो हैं, ठीक है। 3 प्रकार के वीटो पावर हैं जो राष्ट्रपति जी को प्राप्त हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रपति जी के टोटल 3 पावर हैं, 3 वीटो शक्ति हैं, और वो कौन सी है। सबसे पहला तो है आत्यांतिक वीटो, ठीक है। कौन सा है, आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो राष्ट्रपति जी के पास है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। और तीसरा कौन सा है, पॉकेट वीटो, जिसको जेवी वीटो या फिर पॉकेट वीटो कहते हैं, ठीक, पॉकेट वीटो। तो ये 3 प्रकार की उनके पास पावर्स हैं, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो या फिर पॉकेट वीटो। आत्यांतिक वीटो के तहत क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, तो आत्यांतिक वीटो के तहत राष्ट्रपति जो है, जो भी विधेयक उनके पास भेजा गया है हस्ताक्षर के लिए, वो उसे अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, और इस प्रकार वो जो विधेयक है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, और फिर अधिनियम नहीं बन पाता। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो मतलब आत्यांतिक वीटो है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जा सकता है, तो केवल 2 मामले ऐसे हैं जहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है, और वो कौन कौन से मामले हैं। पहला तो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा जो विधेयक लाया गया है वो, और ये गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं, तो ऐसे संसद के सदस्य जो मंत्री ना हो, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं गैर सरकारी सदस्य। तो अगर इनके द्वारा कोई विधेयक लाया गया है तो उस पे जो है राष्ट्रपति जी आत्यांतिक वीटो ला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में भी लाया जा सकता है जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया हो। अगर कोई ऐसा विधेयक है जो सरकारी विधेयक मतलब कि सरकारी सदस्यों के द्वारा लाया गया है, सरकारी विधेयक हो, लेकिन तब लाया गया जब मंत्रिमंडल ने उसमें त्याग पत्र दे दिया हो, तो ऐसे टाइम में आत्यांतिक वीटो जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा लाया जा सकता है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब मतलब कि मंत्रिमंडल काम ही नहीं कर रहा है तो आया कैसे विधेयक, तो भैया ऐसा नहीं है, पहले विधेयक आया था, बाद में जो मतलब जब उनके पास राष्ट्रपति जी के पास गया कि आप देखो इसमें क्या करना है, तो उसके बाद जो मंत्रिमंडल है वो काम ना कर रहा हो, तब की बात है कि राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो ला सकते हैं।
तो ये है हमारा आत्यंतिक वीटो। दूसरा वीटो कौन सा है? दूसरा वीटो है निलंबनकारी। और निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, तो राष्ट्रपति जो है ना वो इस वीटो का प्रयोग तभी करते हैं जब उन्हें किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के हेतु लौटाना होता है। जैसे उन्हें लगा कि ठीक है आपने जो है भेजा है ठीक है, लेकिन आप एक बार इस पर फिर से पुनर्विचार कर लीजिए, क्या आपको लगता है कि हाँ सच में इस विधेयक को पारित करवाना है। तो अगर उन्हें पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटाना है तब राष्ट्रपति जी जो है वो निलंबनकारी वीटो का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक पॉइंट याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति जी के जो मतलब उन्होंने बताया कि आप एक बार पुनर्विचार कर लो, तो उसके बाद जब संसद में फिर से वो विधेयक वापस गया, संसद अगर किसी तरह के परिवर्तन या फिर बिना किसी परिवर्तन के राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को दोबारा से भेजती है तो राष्ट्रपति फिर बाध्य हैं, फिर उनको झक मार के मजबूरन उस पे फिर अपना जो है सहमति देना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और तीसरा क्या है? तीसरा है जेवी वीटो। और ये जेवी वीटो का मतलब क्या होता है? तो जेवी वीटो में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है किसी सपोज दैट राष्ट्रपति जी को किसी विधेयक पर अनुमति के लिए किसी विधेयक उनके पास भेजा गया, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, वो मतलब कि उसको अपने पॉकेट में डाल लेते हैं कि चल बाबू अभी बताएंगे ही नहीं और अनंत काल तक नहीं बताएंगे, ठीक है। तो मतलब वो ना तो हाँ कर रहे हैं ना तो ना ही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अपने पॉकेट में डाल के उसको रख लिए हैं। तब आप देखेंगे कि वो जो वीटो है वो जेवी वीटो है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति के पास टोटल 3 वीटो हैं। एक तो या तो वो मतलब कि मना ही कर दें, नहीं करना है, और दूसरा या तो वो अपने मतलब कि पॉकेट में ही डाल लें, तीसरा वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो ये टोटल जो है राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स है। अब हम देख लेते हैं ये जो पॉकेट वीटो है यानी कि जेवी वीटो है, क्या इसका कभी यूज किया गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी पूछा जा सकता है। तो आप देखिए कि जो जेवी वीटो है इसका प्रयोग 1986 में, तब 1986 में जो पॉकेट वीटो है इसको संसद के द्वारा जब पारित किया गया था, और ये कौन सा था? तो ये भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था। तो उस टाइम पे जो पीएम थे वो तो थे राजीव गांधी जी, तो उनके द्वारा ये विधेयक लाया गया था 1986 में। कौन सा विधेयक था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो उसके लिए जो उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था और फिर उसको अपने पॉकेट में ही डाल दिया था। और आगे चल करके फिर आप देखेंगे कि जब एक दूसरी सरकार बनती है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, तो उसने जो है इसको रद्द कर दिया था। तो ये वाले पे पॉकेट वीटो का यूज किया गया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। और कौन सा विधेयक था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। कब? 1986 में। कौन जो है मतलब कि इसको लाया हुआ था? तो कौन से प्रधानमंत्री थे उस टाइम? राजीव गांधी जी थे। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना चाहिए, जो वीटो पावर है वो जो राष्ट्रपति जी है ना, वो धन विधेयक के मामले में कभी भी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक के मामले में कभी भी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। और निलंबनकारी वीटो मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। कोई विधेयक है उसको वो लौटा सकते हैं, लेकिन अगर वो विधेयक मतलब कि धन विधेयक से संबंधित है तो राष्ट्रपति जी के पास कोई पावर नहीं है कि वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाएं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था ना कि धन विधेयक उनकी सहमति से ही तो आता है, पूर्वानुमति से ही जब आया है, तो फिर क्या मतलब अर्थ बनता है कि आप उसको पुनर्विचार के लिए लौटाओ। तो इस वजह से निलंबनकारी वीटो का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इसका प्रयोग नहीं कर सकते तो वो क्या कर सकते हैं? तो धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या फिर उसको अपने पास रोक कर रख सकते हैं, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। और अगर साधारण विधेयक है तो मतलब कि जो साधारण विधेयक है उस पर तो ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गया। तो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति के पास जो जो शक्तियां थी लगभग सब हमने बता दिया। एक पॉइंट और है और वो भी आपको जानना चाहिए कि संविधान संशोधन से संबंधित जो अधिनियम है उसमें राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है, ठीक है। कोई अगर विधेयक है संविधान संशोधन के माध्यम से संबंधित है, यानी संविधान में संशोधन करने से संबंधित अगर कोई विधेयक संसद के द्वारा लाया गया है तो राष्ट्रपति जी के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। और आप देखेंगे कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, कहीं पूछा हुआ है कि कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को संविधान संशोधन विधेयक पर मतलब कि अपना स्वीकृति देना बाध्य कर दिया। तो वो है 24वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1971 में। किसके टाइम में? तो जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे पीएम थी, तो उनके समय में ये हुआ था। तो ये पॉइंट्स याद रखना है। और
मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सब समाप्त हो गए हैं। कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए, जो लूसेंट में दिए हैं और सबसे बड़ी बात की बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, हमने देखा कि जो मतलब कि राष्ट्रपति जी हैं, हालांकि हम लोग राज्यपाल पढ़ते तो शायद जो है वहाँ पे आता ही, लेकिन लूसेंट में शायद नहीं दिया है आगे चल के, तो यहीं पे हम लोग कवर कर ले रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ हमने देखा कि संसद में अगर कोई विधेयक आता है तो उसका प्रक्रिया क्या है कि लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति की पूर्व मतलब की सहमति के लिए गया, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए गया, ठीक। तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां थी, वो हमने देख लिया कि राष्ट्रपति क्या कर सकते थे, या तो उस पर आत्यंतिक वीटो लगा सकते थे, या फिर निलंबनकारी वीटो, या फिर जेवी वीटो का यूज कर सकते थे। तो ये तो था संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाने का काम किया जा रहा है। तो सपोज दैट किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा कोई कानून लाया गया है, तब क्या होगा। तो विधानमंडल किसी, सपोज दैट उत्तर प्रदेश के विधानमंडल की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में किसी मामले को लेकर के कोई कानून बनाना है तो क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के जो राज्य की विधानसभा है, सपोज दैट विधानसभा से पारित हो गया, ठीक है, विधानसभा से पारित हुआ, विधान परिषद से भी पारित हो गया और अब राज्यपाल के पास गया है कि आप भैया इस पे अपना जो है हस्ताक्षर कर दो, तो ये जो विधेयक है वो कानून बन जाए, ठीक है। तो राज्यपाल के पास अगर गया है तो राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं वो हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि ये राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित हैं, दोनों ही मतलब एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, इस वजह से यहीं पे बता दिया गया है। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, या तो वह अपनी मतलब कि जो विधेयक आया है या तो वो उस पर स्वीकृति दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि तुरंत आया, तुरंत हस्ताक्षर किए, ठीक है भैया पारित हो गया, ठीक। या वो क्या काम कर सकते हैं, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं कि चलो बाद में बताएंगे, ठीक है, अपनी जो स्वीकृति है उसको सुरक्षित रख सकते हैं बात के लिए। या फिर वो क्या कर मतलब कि यदि वो धन विधेयक ना हो, जैसे मतलब कि संसद के द्वारा कोई विधेयक लाया गया है, धन विधेयक है, तो राज्य मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते। वैसे ही अगर राज्य की विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक लाया गया है और अगर वो धन विधेयक नहीं है, तब ही राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और अगर धन विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। तो बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ केवल एक ही पॉइंट है जो हमें अलग देखना है और उसी के लिए बात बताई भी जा रही है। तीसरा वो क्या कर सकते हैं कि मतलब कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक, पुनर्विचार के लिए वो लौटा सकते हैं। और एक अन्य पॉइंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है ये कि चौथा उनके पास शक्ति है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन रख सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जी से पूछ के बताएंगे, राष्ट्रपति जी क्या सलाह देंगे तब बताएंगे आपको। तो राष्ट्रपति के विचाराधीन भी वो उस विधेयक को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये उनकी एक स्पेशल पावर है, राष्ट्रपति के विचाराधीन किसी विधेयक को रख सकते हैं राज्यपाल, और ये इनकी स्पेशल पावर है, ठीक। ये वाली पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्यों, वो थोड़ी ना रखते हैं कि चलो ठीक है हम प्रधानमंत्री से पूछ के बताएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके पास ये पावर है कि किसी विधेयक को वो राज्य जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 200 में है, ठीक है। तो हमारा जो अनुच्छेद 200 है उसके तहत किसी विधेयक को जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा जो अनुच्छेद 201 है, अनुच्छेद 201, ठीक है, उसमें क्या है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाता है, सुरक्षित करके रख दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विकल्प हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई मतलब कि विधेयक है उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, या मतलब कि राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख दिया गया राज्यपाल के द्वारा, तो इसमें राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं ये अब हमें देखना है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पे क्या क्या कर सकते हैं। पहला वो क्या कर सकते हैं, वो या तो उस पे अपनी स्वीकृति दे देंगे, ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है ये याद रखिएगा, या तो वह अपनी स्वीकृति दे देंगे, या फिर विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर वो राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं, क्या निर्देश दे सकते हैं कि वह विधेयक, यदि धन विधेयक ना हो तब की बात हो रही है कि वो विधेयक जो विधेयक को लाया गया था वह राज्य की विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति ये 3 काम कर सकते हैं, या तो वो मतलब अपनी स्वीकृति दे दें, या फिर उसको सुरक्षित रखें, या फिर जो राष्ट्रपति हैं उनको निर्देश दें कि अगर वो विधेयक धन विधेयक नहीं है तो आप उसको राज्य की विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दें, ठीक है। फिर आप सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगर इसको याद रखेंगे तो बहुत काम का है।
सपोज दैट राष्ट्रपति के कहने पे राज्यपाल ने विधायक को मतलब कि वो जो आया था विधेयक उसको पुनर्विचार के हेतु लौटा दिया। ठीक, अब राज्य का जो विधान मंडल है या राज्य की जो विधायिका है उसने बिना किसी संशोधन के या फिर कुछ संशोधन करके पुनः अगर पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा उस विधेयक को, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति अपनी जो स्वीकृति है, अपनी जो सहमति है उसको देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, जबकि वैसे क्या था, संसद अगर कोई विधेयक मतलब कि पारित करके राष्ट्रपति के पास दोबारा से पुनर्विचार हेतु अगर राष्ट्रपति ने भेजा था और वहां से किसी भी तरह के संशोधन या बिना संशोधन के आया तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। राज्य की विधायिका के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित किया गया, राज्यपाल के पास भेजा गया, राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखा, राष्ट्रपति ने फिर से राज्यपाल को निर्देश दिया कि आप उसे पुनर्विचार के हेतु लौटाएं, और अगर विधायिका ने पुनर्विचार के बाद दोबारा से राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेजा तो राष्ट्रपति बिल्कुल भी बाध्य नहीं है उस पर अपनी सहमति देने के लिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिनको आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और अब कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं, मैंने मेरे ख्याल से तो जो भी पॉइंट्स रहे हैं इसमें मतलब कि उनकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो सब बता दिया। अब 2-4 कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए, और वो क्या है तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि हम लोग लूसेंट में जो दिया है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इवन उससे कहीं ज़्यादा ही देखते चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ। तो आप देखिए कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो प्रतिवेदन है वो संसद के पटल पर रखा जाता है। तो ये सारा जो काम है इनके द्वारा, चाहे फिर वो वित्त आयोग हो या फिर जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो मतलब कि चीज़ें दी जाती हैं, जो रिपोर्ट दी जाती है, या फिर SC/ST जो मतलब आयोग है उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, वो सारी रिपोर्ट को संसद के सम्मुख ले जाने का जो काम है वो कौन करते हैं, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखना है जो कि आप सब जानते होंगे, और वो क्या है कि भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी उनके लिए ये याद रखिएगा कि 2 बार जो है राष्ट्रपति लगातार बनने वाले वो इकलौते मात्र व्यक्ति हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, और नाम तो आपको ही बताना है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि क्या याद रखना है कि डॉक्टर S राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक है, कौन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार मतलब राष्ट्रपति रहे हैं, तो S राधाकृष्णन जी। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना है, हालांकि जो मैंने कल बताया था कि केवल VV गिरी जी ऐसे जो है मतलब कि वो रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो पहले चक्र की मतगणना में वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, दूसरे चक्र की मतगणना में वो राष्ट्रपति बने थे। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि केवल नीलम संजीव रेड्डी जी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो भारत के आज तक के राष्ट्रपति रहे हैं वो कब से कब तक रहे हैं, उनका कार्यकाल वगैरह। तो सबसे पहले आप देखिए कि भारत देश के पहले राष्ट्रपति नाम बता ही देते हैं, अब तो जरूरी है बताना, हालांकि फिर भी आप लोग मुझे अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो भारत देश के सबसे पहले राष्ट्रपति जो रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। ठीक है, और ये सारा जो है लिस्ट ही हमने दे दिया है, अपना जो प्रीवियस हमने पढ़ा था लूसेंट एकदम मतलब कि पूरा लाइन टू लाइन उसमें दिया हुआ है। लूसेंट पॉलिटी लाइन टू लाइन करके बनाई हुई है प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो भारत देश के जो प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं उनका नाम क्या था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल आप देखिए कि 2 बार लगातार कार्यकाल जो है रहा है। तो 26 तारीख पहला महीना यानी 26 जनवरी 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे। ठीक, फिर आप देखिए राजेंद्र प्रसाद जी के बाद फिर डॉक्टर S
राधा कृष्णन आते हैं और 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहते हैं। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन आए, 1967 से 1969 तक रहे। फिर उसके बाद वीवी गिरी जी आए, 1969 से 1974। उसके बाद आप देखें फखरुद्दीन अली अहमद आए, 1974 से 1977। फिर नीलम संजीव रेड्डी जी आए, 1977 से 1982। फिर ज्ञानी जेल सिंह आए, 1982 से 1987। फिर आर वेंकट रमण आए, 1987 से 1992। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आए, 1992 से 1997। और उसके बाद फिर के आर नारायणन जी आए, 1997 से 2002। और फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, 2002 से 2007। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी आई, 2007 से 2012। उसके बाद आप देखेंगे प्रणब मुखर्जी जी आए, 2012 से 2017। अब हमारे बीच नहीं रहे शायद। फिर आप देखेंगे रामनाथ कोविंद जी आए, 2017 से 2022। और फिर अभी वर्तमान में जो है आप देखिए कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो भारत देश की राष्ट्रपति हैं। कब इनकी नियुक्ति हुई है? तो 25/7/2022 को। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत देश की वो भारत देश की वो बताइए महिला कौन है जो किसी आदिवासी समुदाय से संबंधित है और राष्ट्रपति हैं, तो यही नहीं है, मतलब कि द्रौपदी मुर्मू जी। और किस जनजाति से संबंधित हैं? तो संथाल जनजाति से संबंधित है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि जब भारत देश स्वतंत्र हो गया, यानी कि स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाला राष्ट्रपति कौन है, तो भैया स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली जो कि भारत देश की पहली राष्ट्रपति रही हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। बाकी वो संथाल जो जनजाति है उससे संबंधित है, ये पॉइंट्स याद ही रखिएगा। तो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति में जो भी पॉइंट्स रहे हैं कम से कम लूसेंट में, वो तो हमने देख ही लिया। कई सारे ऐसे भी पॉइंट्स रहे जो लूसेंट में नहीं थे, फिर भी हमने देखा है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि एक अच्छे से जो भी कम से कम हम लोग लूसेंट अगर देख रहे हैं तो लूसेंट में कुछ ना छूटे। वैसे भी लूसेंट एक गाइड के जैसे है, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए एक पॉइंट और रह गया, उसको भी देख लेते हैं ना, काहे लिए कुछ छूट जाए। और हमने बताया था कि हम लोग क्रम से देख लेंगे आर्टिकल्स जो 52 से लेकर के कुछ आगे तक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल 52 लगातार बता रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर देखिए कि जो हमारा अनुच्छेद 52 है उसमें बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। जबकि हमारा अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 निर्वाचन ऐसे याद रखिएगा। 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की रीति क्या होगी। 56 में राष्ट्रपति जी की पदावधि है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए उनकी पात्रता की बात की गई है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो अर्हताएं हैं यानी कि क्या योग्यताएं हैं वो बात की गई है। 59 में कहा बताया गया है कि आप बताओ भैया राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं वो बताई गई है 59 में। और 60 में उनके द्वारा जो शपथ लिया जाता है। और 61 में आप शपथ उपथ ले लिए तो चलो महाभियोग चलाओ तो ऐसे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 61 यानी कि 52 से 61 तक आप लगातार देखेंगे कि राष्ट्रपति जी के ही बारे में बताया गया है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे आप देखेंगे अनुच्छेद 72 और इसमें क्या था, तो इसमें हमने बताया था क्षमा आदि की तथा कुछ और मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 72 में। फिर उसके बाद हमने कई सारे जो है पॉइंट्स देखे। आर्टिकल 123 भी देख लिया जिसमें उनकी जो है कि संयुक्त आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 108 देखा कि सदन को संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति। आर्टिकल 143 देखा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या बोलते हैं सलाह लेने की शक्ति। और उसके बाद फिर हमने उनकी आपातकालीन शक्तियां भी देखी जिसमें हमने आर्टिकल 352 देखा। 352 में हमने देखा नेशनल इमरजेंसी। 356 में हमने देखा राष्ट्रपति शासन। और 360 में हमने देखा कि जो वित्तीय आपातकाल है वो। तो लगभग ये सारे आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रपति जी से संबंधित हैं। और आर्टिकल 110 भी देखा था जिसमें धन विधेयक की बात है। और धन विधेयक क्यों आया इनके पास? क्योंकि उनके जो है पहले उनसे सलाह ले करके तब कि वो उसको जो है धन विधेयक को लाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। चलिए मेरे ख्याल से क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। बड़ा मेहनत लगता है इसमें, काफ़ी मेहनत लगती है इसको तैयार करने में। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय। और अगर
कुछ लोग बता रहे हैं कि आज बसंत पंचमी है, और मुझे कंफर्म नहीं है दरअसल। अगर बसंत पंचमी है तो आप सभी को उसकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।